क्या आप कभी तवांग गए हैं? काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मई जून के महीनों की भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अक्सर यहां जाते हैं। तवांग में एक से एक बढ़कर खूबसूरत आकर्षण, सुंदर झरने, विशाल पत्थरों से सजे हुए पहाड़, ऐसे पत्थर जहां पे सालों साल से इतिहास बसा हुआ है। पर कुछ इतिहास ऐसा होता है जिसे वक्त के साथ दफन नहीं किया जा सकता। और अगर उन पत्थरों में अगर आप कान लगा के सुने तो आपको रूह कपा देने वाली कहानियां सुनाई देंगी। तवांग अरुणाचल प्रदेश की वादियों में महफूज, जहां बादल जमीन और आसमान के फर्क को भेद देते हैं। 1962 इंडिया और चाइना के बीच हुई वॉर, घमासान युद्ध। तवांग की हसीन वादियां अब शांत नहीं, वहां गोलियों की आवाज गूंज उठी थी। पर इन गोलीबारी की आवाज के बावजूद एक आवाज और थी जो कि बहुत दूर से बंद दरवाजों के बीच कहीं से तो आ रही थी। एक ऐसी आवाज जैसे मानो बहुत सारे लोग बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। तवांग की एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि बर्फ से ढकी हुई और काले पत्थरों के बीच था, जहां पे कुछ बौद्धिक भिक्षुक बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक ऐसी तपस्या जिसमें वो लीन थे जो कि 50 साल चलने वाली थी। और अगर उस तपस्या को भंग किया गया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला। पर जब जंग का मनहूस साया मॉनेस्ट्री पर पड़ा तो वो भिक्षुक वहीं रहे, प्रेयर रूम के अंदर तपस्या में ली। गोलियां बरसती रही, बम फटते रहे, पर उनके मंत्र नहीं रुके। और फिर जंग खत्म होने से कुछ दिन पहले तवांग मॉनेस्ट्री में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो मंत्रों की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद पर्यटकों का यातायात फिर से शुरू हुआ, पर इस बार कुछ अलग था। लोगों को कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही। हर रात इन्हीं पहाड़ों के बीच में सुनाई देती थी कुछ आवाजें, मंत्र जाप की, एक साथ एक ही लय में, जैसे कुछ लोग साथ मिलकर मंत्र पढ़ रहे हैं। और सुबह होते ही शांत, जैसे इस आवाज के दिए को किसी ने एकदम से बुझा। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंतजार कर रही है सिर्फ आप। ये कहानी है डॉक्टर विक्रम राठौड़ की, एक मानव शास्त्री जो कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पे रिसर्च कर रहा था। तवांग पहुंचते ही डॉक्टर विक्रम ने स्थानीय गाइड की हेल्प ली और उस गाइड का नाम था टेंजिन। जैसे ही डॉक्टर ने उस मॉनेस्ट्री का जिक्र किया, टेंजिन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शाब प्लीज, उधर मॉनेस्ट्री में कोई नहीं जाता। टेंजिन की आवाज में एक अजीब सा डर था। अरे क्यों? मुझे तो बस रिसर्च के लिए जाना है। शाब, वहां ऐसा घटना होता है कि आपका रिसर्च कुछ नहीं चलता होता। अरे भूत ऊत प्रेत में कुछ नहीं मानता मैं, विक्रम ने चिढ़कर कहा। अब टेंजिन का चेहरा गंभीर पड़ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, आपके मानने से कुछ नहीं होता है। 1962 के बाद से वहां से कोई वापस नहीं आता। और जो भी उधर रात को रुकता है वो और टेंजिन आगे कुछ नहीं बोल पाया। पर विक्रम एक वैज्ञानिक था। उसके लिए तर्क और प्रमाण की बात थी, आत्माओं की नहीं। अगले दिन डॉक्टर विक्रम
तेंजिन को बिना बताए मॉनेस्ट्री की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था, बर्फ से ढका हुआ, कोहरा इतना ज्यादा कि आपका खुद का हाथ ही आपको नहीं दिख। सोचिए, आप कभी हिमालय की पहाड़ियों पर हैं और आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो सालों से बंद है और आपको सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे। बर्फ चारों तरफ, कोहरा इतना ज्यादा, तो क्या आप ऐसी जगह पे जाएंगे? थोड़ी देर चलने के बाद उसे वो मॉनेस्ट्री दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, खुले हुए दरवाजे, जैसे मानो सालों पहले कोई हड़बड़ी में उस मॉनेस्ट्री को छोड़ के चला गया था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी बदबू है, बासी धूप, दिए का घी और एक गंध, सड़न की गंध, जैसे सालों से कुछ सड़ रहा। अंदर का दृश्य बहुत ही ज्यादा अजीब था। प्रार्थना के चरखे अपने आप घूम रहे थे, दिए बिना तेल और बाती के जल रहे थे। विक्रम का वैज्ञानिक मस्तिष्क अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिल के अंदर की आवाज कह रही थी ये कुछ और है। विक्रम को सामने प्रार्थना कक्ष दिखाई दिया और उसके आगे केंद्रीय प्रार्थना कक्ष। दरवाजे पे था ताला, पर अंदर से एक आवाज आ रही, धीमी सी आवाज, मंत्र की आवाज, मंत्र जाप। एक ही स्वर, एक ही लाइन, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर मंत्र पढ़ रहे हैं। विक्रम ने कांपते हुए, घबराते हुए उस ताले को खोलने की कोशिश करी, पर वो ताला एक ही बार में टूट गया। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। प्रार्थना कक्ष के अंदर एक गोले चरखे में 20-25 मुमियाएं मैरून रोब पहने एक मुद्रा की अवस्था में बैठी थी, एकदम स्थिर। पर उनके चेहरे पर जो भाव था उसने विक्रम को एकदम खौचक्का कर दिया। डर और निर्वाण का मिश्रण। उनकी आंखों में सूखे हुए आंसुओं के निशान थे, काली सूखी हुई आंखें, जैसे सालों से किसी चीज को घोरे जा रही हैं। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात, उनके हाथ एक ऐसी मुद्रा में थे जैसे मानो अभी भी विधि चल रही हो। और उस प्रार्थना कक्ष के बीचों बीच रखा था एक तांबे का प्याला। अंदर था सूखा हुआ भोजन, जो शायद उनका आखिरी भोजन था, पर उसे भी आधा ही खाया हुआ था। सोचिए, 50 दिन की विधि जिसे आप बीच में तोड़ नहीं सकते। बाहर जंग चल रही है, गोलियां बरस रही हैं, आपको भूख लग रही है, पर आप उसे भंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने जारी रखा। उनकी सांसें जब तक चल रही थी, जब तक होश था, तब तक मंत्र जाप किया, और फिर जब शरीर ने साथ नहीं दिया, तब उनकी रूहें ध्यान में लगी रही, मंत्र जाप करती रही। और फिर अचानक विक्रम के कैमरे का फ्लैश अचानक से झिलमिलाने लगा। उसने चारों तरफ देखा और फिर एक आवाज, उस मंत्र की आवाज पूरे कक्ष में गूंजने लगी। उसने इधर उधर कक्ष में देखा, वो शरीर, वो अब भी वहीं थे, एकदम स्थिर। तो वो आवाज कहां से आ रही? और फिर उस प्रार्थना कक्ष का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। विक्रम जोर से चिल्लाया, नहीं! और वो जोर से भागा दरवाजे की तरफ,
और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचा, वहां अचानक से उसे एक शख्सियत दिखाई। मैरून रोब पहने हुए, कंकाल जैसा बदन, पर आंखों में आज भी उसमें प्राण थे। नम काली आंखें जैसे सालों से रो रही हैं। उस कंकाल ने अपने हाथ से इशारा किया, बैठो, ध्यान की मुद्रा में और विधि पूरी करो। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसको समझ आ गया था वो यहीं मर जाएगा, और उसने उस कंकाल तंत्र वाले भिक्षु को जोर से धक्का दिया और दरवाजे से बाहर भागा। रागा में भागते हुए उसे चारों तरफ से वो मंत्र सुनाई दे रहे थे। उसी मंत्र जाप की आवाज हर तरफ से, छत से, दीवारों से, जैसे उस मॉनेस्ट्री में किसी ने जान फूंक दी हो। और फिर विक्रम ने देखा उन आकृतियों को, मैरून रोब में, रागाओं की हर तरफ खड़ी हुई, हाथ से इशारा करती हुई, आओ आओ, बैठो मुद्रा में और विधि पूरी करो। भागते हुए विक्रम के पैर कांप रहे थे, पर फिर भी वो भागता रहा मूल दरवाजे तक। जब तक भागता रहा जब तक वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला। और बाहर निकलते ही पहाड़ों की हवा ने जैसे मानो उसे थप्पड़ मारकर बर्फ पे गिरा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो मॉनेस्ट्री एक बार फिर से सुनसान हो गई थी। वहां पे सिर्फ बौद्धिक झंडे अब लहरा रहे थे। वापस पहुंचकर उसने अपनी तस्वीरों को चेक किया, और उन तस्वीरों में पीछे की तरफ वो आकृतियां थी, और एक तस्वीर जिसमें वो आकृति उन काली सूखी आंखों के साथ सीधा कैमरे में देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, कोई चेतावनी देना चाह रही हो। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। जब भी वो आंखें बंद करता तो उसे वो आवाज सुनाई देती, वो मंत्र जाप, एक स्वर एक लय में, जैसे 20-25 लोग एक साथ वो जाप कर रहे हो। और वो आंखें जैसे उसे देख रही हो। अगली सुबह जब तेंजिन ने उसे देखा तो वो समझ गया कि विक्रम पिछली रात मॉनेस्ट्री गया था। शाब, आप बच गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों? विक्रम के सवाल में एक अजीब सा डर था। ओ शाब, आपको देख लिया उन लोगों ने, अब आप भी उनकी विधि का हिस्सा हैं। जब जब रात को वो मंत्र जाप होगा आपको सुनाई देगा साहब वो, और आपको एक ना एक दिन वापस आना पड़ेगा वो विधि पूरी करना है। विक्रम आज शहर में रहता है। रिसर्च छोड़े हुए उसे काफी टाइम हो गया है, पर आज भी जब भी रात को हवा चलती है, वो कहीं भी हो, उसके कानों में वो मंत्र सुनाई देता है। वही मंत्र जाप, एक स्वर एक लय में। उस मंत्र को उसकी हड्डियां भी महसूस कर सकती है। और कभी कभी जब वो शीशे में अपनी परछाई देखता है तो उसे एहसास होता है कि कोई और भी है, मैरून रोब पहने हुए। गांव वाले कहते हैं कि उस मॉनेस्ट्री में अभी भी जान है। वो भिक्षु परम ज्ञान तक पहुंच गए थे, पर उनकी विधि पूरी नहीं, और उनकी आत्माएं आज भी दो दुनियाओं के बीच में है। और वो दो दुनिया के बीच में तब तक रहेगी जब तक उनकी विधि पूरी नहीं होती। हर अमावस्या की रात अरुणाचल की वादियों में घनघोर अंधेरे के बीच में आज भी वो मंत्र सुनाई देते हैं। वो मंत्र जाप, एक स्वर एक लय में। कभी कभी उन्हें एक नई आवाज सुनाई देती है, किसी पर्यटक की, किसी वैज्ञानिक की,
जो जिज्ञासा में वहां बह गया था। वो भिक्षु अब अकेले नहीं है, उनके साथ नई आत्माएं जुड़ गई हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। आज भी उस बंद प्रार्थना कक्ष के अंदर मुद्रा में आंखें खोले हुए वो मंत्र जाप कर रहे हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।